हाल के दिनों में कई ऐसी खबरें आई जिसमें यह कहा गया कि राज्य में बालू का संकट है, बालू घाटों की नीलामी नहीं हो पा रही है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं माइंस डायरेक्टर आईएएस अधिकारी अरवा राजकमल सर। सबसे पहला सवाल यह है कि बालू घाटों की वजह से जो समस्याएं आ रही हैं बालू की, क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप जानते हैं कि अभी माननीय एनजीटी के द्वारा जो रोक लगाई गई है बालू जो एक्सकेवेशन के लिए, उसका तिथि 15 अक्टूबर तक था, वो अभी ख़त्म हो चुका है। तो अभी अगर आप टोटल नंबर देखेंगे तो पूरे राज्य में 435 हमारे बालू घाट हैं, जिसमें ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी है। सी कैटेगरी में जो 50 हेक्टर से बड़े जो माइंस हैं वो केवल सीधा जेएसएमडीसी के माध्यम से चलाया जाता है और इसका टेंडर प्रक्रिया भी जेएसएमडीसी के द्वारा किया जाता है। तो अन्य सभी घाट जो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी हैं, जो ज़्यादातर 50 हेक्टर से जो कम वाला जो बालू घाट है, वो सभी जिला स्तर में उसका टेंडर प्रक्रिया ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे तत्व जो संभवतः कुछ गलत इंटेंशन के साथ काफ़ी कम रेट में फाइनेंशियल बिड कोट किया है, तो जिसके कारण अवैध माइनिंग को बढ़ावा देने की संभावना बनी सकती थी। इसीलिए कई सारे उपायुक्तों ने राज्य सरकार और जेएसएमडीसी से मार्गदर्शन मांगा। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई। इसके बाद जेएसएमडीसी बोर्ड में उनका जो रिकमेंडेशंस के आधार पे अभी एक रिवाइज्ड फाइनेंशियल बिड डॉक्यूमेंट हम लोग सभी उपायुक्तों को उपलब्ध कराए हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी, मे बी विद इन 1 मंथ, टेंडर प्रक्रिया जैसे समाप्त होगा। कुछ एडिशनल सिक्योरिटी ज़्यादा लेने के लिए कुछ प्रावधान हम लोग किए हैं, ताकि कोई गलत रेट कम जो इनफिजिबल रेट हैं, जो 1 रुपया 2 रुपया के रेट में कोई कोट नहीं करेगा, ताकि एक लीगल तरीके से बालू का अवेलेबिलिटी हम लोग सुनिश्चित करें। इसके साथ साथ जो पूर्व में जो स्टॉक यार्ड्स का लाइसेंस डीलर्स को जो दिया गया है सैंड का, चाहे वो उड़ीसा से ला रहे हो या यहाँ जो बालूघाट जो कार्यरत हैं, जेएसएमडीसी का बालूघाट भी 21 कार्यरत हैं, उससे भी बालू वहाँ स्टॉक यार्ड में डंप करके हम लोग अभी ऑनलाइन जेएसएमडीसी के जो एप्लीकेशन के माध्यम से या पोर्टल के माध्यम से बालू उपलब्ध करा रहे हैं। दैट बीइंग सेड, आने वाले दिनों में क्योंकि सरकार का सैंड पॉलिसी के अनुरूप ही हम लोगों का बालू का संचालन होगा, तो आने वाले दिनों में और एक अच्छे मात्रा में बालू की अवेलेबिलिटी होगा सभी लोगों के लिए। सर, जो बालू की तस्करी है उस पे लगाम लगे, किसी की हिम्मत ना हो कि झारखंड में बालू की तस्करी करें, क्या कदम विभाग ने उठाया है हाल के दिनों में? जानकारी मिली है कि एफआईआर भी हुआ है आपके माध्यम से। जैसे आप सही बात बताइए कि मैं मानता हूं कि झारखंड बनने के बाद सबसे ज़्यादा इन्फोर्समेंट अगर आप देखेंगे तो पिछले करीब 2 साल से इन्फोर्समेंट ऐसा हुआ है। लगातार आप ऑन एवरेज देखेंगे तो हर साल 300 की संख्या में पूरे राज्य में अवैध जो खनन के संबंधित एफआईआर दर्ज होते थे, वो संख्या पिछले साल देखेंगे तो 1621 हुआ है, माने करीब 5 गुना एफआईआर की संख्या बढ़ा है। दैट क्लियरली शोज दैट जितना अवैध खनन के बारे में पहले हम लोग रिलैक्स तरीके से देखते थे कि कोई अगर ले भी जा रहा है तो प्रशासन का कई सारे प्रायोरिटीज होते थे, उसमें शायद अवैध खनन को रोकना प्राथमिकता में नहीं होता था या प्राथमिकताओं में थोड़ा कम लेवल पे हो सकता था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो झारखंड बनने के बाद सबसे ज़्यादा संख्या में 2022-23 में विगत 22 साल के तुलना में सबसे ज़्यादा संख्या में एफआईआर हुआ है। और इस साल यदि आप देखेंगे वो भी, अगर आप 6 महीने का आंकड़ा देखेंगे तो पिछले साल 1621 हुआ है पूरे साल मिला के, जबकि इस साल केवल 6 महीने में करीब 1000 की संख्या में हुआ है। तो ये दर्शाता है कि मैकेनिज्म पूर्व में ही है। ऐसा खनन टास्क फोर्स है, जिला स्तरीय टास्क फोर्स है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो इंटेंशन है सरकार का और पदाधिकारियों का, वो अवैध खनन को बिल्कुल किसी भी हालत में उसको टॉलरेट नहीं करने के तरफ बढ़ रहा है। सर, इसी से जुड़ा सवाल है कि जिलों में जो माइंस ऑफिसर होते हैं, जो जानकारी मेरे पास है संभवतः 3 ही जिलों के पास माइंस ऑफिसर हैं, तो क्या इनका ना रहना भी बालू तस्करों के मनोबल को बढ़ाता है? जैसे आपने बताया कि अभी कैडर का अगर आप देखेंगे तो जो प्रॉपर डीएमओस हैं, वो जो डीएमओ का रैंक के हैं, वैसे केवल 3 ही पदाधिकारी हैं, आपका सही कहना है। बट एएमओस जो हैं, एडिशनल माइनिंग ऑफिसर्स हैं, वो डीएमओ के प्रभार में है। तो सरकार काफ़ी गंभीर इस बात के संदर्भ में, इसीलिए अगर आप देखेंगे तो माइंस इंस्पेक्टर का भी चयन ऑलमोस्ट अंतिम स्टेज पे है जेएसएससी से। अगर आप देखेंगे तो बहुत जल्दी हम लोगों के हर जिला में पर्याप्त संख्या में माइनिंग इंस्पेक्टर्स भी आएंगे और डीएमओस और एएमओस का भी जो नियमावली भी फाइनल स्टेज पे है और बहुत जल्दी मैं
उम्मीद करता हूं कि जेपीएससी के माध्यम से भी हम लोगों को डीएमओस भी सेलेक्ट होंगे और सफिशेंट मात्रा में हम लोगों को माइनिंग डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स मिलेंगे। सर, इसी से जुड़ा सवाल है कि कोयले की तस्करी भी एक बड़ी वजह बनती है राज्य में। कितनी ये तरह की चीज़ें आप लोगों के लिए कष्टदायक होता है, क्योंकि सीधे सीधे रेवेन्यू लॉस भी है और कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क्स भी उठते हैं। सही बात है। जैसे आप देखेंगे तो अभी एक राज्य सरकार के तरफ से भी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी माननीय जस्टिस गुप्ता जी के नेतृत्व में बनाया हुआ है। ये इसी कॉन्टेक्स्ट में बनाया है कि जो अवैध पत्थर हो या कोल के संबंधित शिकायतें हो, अवैध माइनिंग को कैसे सरकार रोकना है, इस संदर्भ में सजेशंस प्राप्त करने के लिए दिए हैं। तो अभी क्योंकि मैं इसका टिप्पणी इसीलिए कर रहा हूँ एसआईटी का, क्योंकि जैसे आप पीएसयूज़ को भी देखेंगे, कोल इंडिया को देखेंगे या सीसीएल बीसीएल को देखेंगे, तो उनका जो रेलवे के माध्यम से जो वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसको हमारे जिम्स का जो पोर्टल है इसके साथ जो इंटीग्रेट करने का कार्रवाई सरकार ने किया। अभी वो प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज पे है। अभी उसको और सुधार करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो राज्य का जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो कोल हो, चाहे सरकारी कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, तो हर चीज़ का जो मॉनिटरिंग सरकार के स्तर से हो। इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक और निर्णय भी लिया है कि वीटीएस, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, अभी सभी उपायुक्तों को भी लेटर गया है विभाग की ओर से। 3 महीने के अंदर सभी व्हीकल्स, चाहे वो बालू लीगल तरीके से चालान के माध्यम से ले जाने वाला वाहन, चाहे किसी भी खनिज हो, चाहे वो माइनर मिनरल हो, पत्थर हो या मेजर मिनरल हो, कोल या आयरन के संबंधित हो, हर व्हीकल में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम होगा। कौन सा मशीन लगाएंगे वो स्पेसिफिकेशन हम लोग दिए हैं, लेकिन वो किस कंपनी का लगाएंगे वो इच्छा हम लोग गाड़ी मालिकों पे छोड़ दिया है। तो सर, वो ट्रक जो होगा वह भी बिल्कुल वैध तरीके से आपके यहाँ संबंधित होना चाहिए। बिल्कुल। अभी जो व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम आप बता रहे हैं कि हम लोग ऐसा कंट्रोल रूम डिजाइन करेंगे 3 महीने के अंदर, जैसे इंटीग्रेशन होगा जिम्स से, एक मुख्यालय से या इवन प्रमंडलीय स्तर से, इवन जिला स्तर से बैठकर उस पोर्टल के माध्यम से हम लोग हर वाहन को हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। अगर कोई वाहन अगर अपना जो चालान, जो निर्धारित जो रूट है, उसको छोड़कर दूसरे रूट में भी अगर जाता है, तो वो सब एविडेंस हम लोगों के पास लाइव तरीके से रहेगा। मैं मानता हूं कि ये आगे के मतलब आने वाले सालों के लिए हम लोग देखेंगे तो बहुत बड़ा कदम है। सर, एक जो मेजर समस्या आती है बालू जो उठाव करते हैं कि उनके टाइमिंग में जो चालान कटा, संभवतः वो टाइमिंग होता है कितने बजे तक आपको पहुंच जाना है, उसमें कई बार होता है कि जैसे ही टाइम लैप्स होता है पुलिस के द्वारा उन पर शिकंजा कसा जाता है। क्या कहें, कैसे है ये सिस्टम? तो ये मैं इसको पॉजिटिव मानता हूं जो आप बता रहे हैं कि टाइम जैसे लैप्स होता है, पुलिस के द्वारा शिकंजा किया जाता है। इसका मतलब है कि एनफोर्समेंट अच्छा है हम लोगों का, सब प्रशासन का एनफोर्समेंट अच्छा है। और लेकिन दैट बीइंग सेड, आपका भी कहना सही कि कुछ जगह पे इस तरह का कंप्लेंट आता है, कहीं रोड जाम के कारण, या कोई ड्राइवर कोई खाना खा रहा है, या कोई कहीं रेलवे क्रॉसिंग के कारण, कुछ समस्याओं के कारण कुछ जगह टाइम थोड़ा और ज़्यादा जाने की आवश्यकता है। अभी सेक्रेटरी सर भी काफ़ी इस बात को लेकर गंभीर हैं। उन्होंने एक अच्छा, उनके मार्गदर्शन में एक अच्छा डिज़ाइन जिम्स के पोर्टल में बना है कि जो पिन कोड डालेंगे, जहां आप चालान इशू कराते हैं, वहां से जिस डेस्टिनेशन पे आप जाएंगे उसका पिन कोड डालेंगे तो वो डिस्टेंस ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा जीपीएस के माध्यम से। और जीआईएस के आधार पे जो जितने किलोमीटर होंगे, हर 20 किलोमीटर के लिए 1 घंटा मिलता है। मान लीजिए 100 किलोमीटर अगर है तो 5 घंटा प्लस 1 आवर 6 आवर्स मिलता है। तो संभवतः कुछ स्पेसिफिक रूट्स में ये इशू हो सकता है 6 आवर्स में, शायद वो 100 किलोमीटर क्रॉस करना दिक्कत होगा। तो वो हम लोग अभी ऐसे डीएमओ से मीटिंग में भी हम लोग संपर्क किए हैं कि ऐसा कोई इशू अगर है, विशेषकर एक रूट के माध्यम से एक रूट में बार बार ये शिकायत आ रहा है, हो सकता है कि वहाँ हम लोग एडिट करेंगे, उस पिन कोड्स के लिए थोड़ा हम लोग डिस्टेंस चेंज करें। सर, आप यंग ऑफिसर हैं, माइनिंग से जुड़े हैं, जो लोग माइनिंग सेक्टर से जुड़े हैं लोग, उनके लिए क्या मैसेज है आपके माध्यम से? मैं ये अभी भी मानता हूं कि झारखंड में काफ़ी पोटेंशियल है माइनिंग सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए। अगर आप आसपास के पड़ोसी राज्यों को भी देखेंगे, या इवन ऐसे राज्य हैं जहां खनन के कार्य, जहां जो खनिज की मात्रा काफ़ी कम है, वहाँ भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट माइनिंग सेक्टर के द्वारा मिल रहा है। मैं जो माइनिंग सेक्टर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए सभी जो प्राइवेट कंपनीज हो, सरकारी कंपनीज हो, सभी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि एक अच्छा झारखंड के डेवलपमेंट को आप एक अपने
जो कंपनी के डेवलपमेंट के साथ साथ जोड़िए, चाहे लोकल व्यक्तियों को एम्प्लॉयमेंट देने के संदर्भ में हो या डीएमएफटी फंड में आप लोग तो जरूर कंट्रीब्यूट करते ही हैं, इसके अलावा सीएसआर के फंड के माध्यम से हो, ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग एक्टिविटी को बढ़ावा देना सरकार का भी संकल्प है। लेकिन यही होगा कि जब उस डेवलपमेंट में लोकल व्यक्तियों को अगर आप जोड़ते नहीं हैं, तब वो डेवलपमेंट इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं होगा, तब वहाँ लोकल लेवल पे समस्या भी पैदा होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिस क्षेत्र में जो माइनिंग आप कर रहे हैं, चाहे छोटा माइंस हो बड़े माइंस हो, आसपास के गांव, आसपास के टाउन, आसपास के जो क्षेत्र होंगे, उन लोगों के विकास के लिए भी आप जरूर अपना अपना माइनिंग प्लान या अपना जो आपका जो कंपनी का जो कॉरपोरेट प्लान है उसी में इसको लेकर आगे बढ़े, यही मेरा रिक्वेस्ट है। तो ये थे हमारे साथ खान निदेशक IAS अधिकारी अरवा राजकमल। साफ शब्दों में कह रहे थे कि माइनिंग से जुड़े व्यक्ति को किसी प्रकार से परेशान या फिर तंग करने की कोई नीयत विभाग की नहीं होती है। कोशिश ये होनी चाहिए कि राज्य के विकास में सभी लोग अपना योगदान दें। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।